देखिए चित्र है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है आपको बताया गया था, पिछले चित्र में ही बताया गया था। ये सारे हैं मैंने विद्युत प्रेरण। विद्युत प्रेरण क्या है ये बताया गया था कि किसी भी वस्तु को यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो वह आवेशित हो जाता है, उसे वैद्युत प्रेरण कहते हैं। माने आवेशित होने की घटना को वैद्युत प्रेरण कहते हैं। जैसे आप देखिएगा, जिस तरह से कोई भी वस्तु आवेशित होती है तीन प्रकार से। अगर हम इसको रगड़ देंगे, किसी वस्तु को रगड़ेंगे तो वो आवेशित हो जाते हैं। वो है घर्षण के कारण। यदि किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो आवेशित हो जाते हैं। तो रगड़ना माने घर्षण पैदा करना, यानी वस्तु घर्षण के कारण आवेशित हो जा रही है। और आवेशित होने की सबसे बड़ा घटना है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। यदि किसी ठोस में सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी हो जाए तो वह वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ऋणावेशित, यानी किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वह ऋणावेशित होगा। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ऋणावेशित, लेकिन यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वह धनावेशित हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरह से जो देख रहे हैं ये सारे ओनली इसको छोड़कर ये सभी धातुएं हैं। केवल इसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं हैं। सभी सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था पाए जाते हैं। और ये सभी लोग इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन्हें धातु कहते हैं, पढ़े होंगे। तो ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेंगे यह आवेशित हो जाएंगे। तो आवेशित होने की घटना भी अब दो प्रकार की होती है, जैसे धनावेशित और ऋणावेशित। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये जो देख रहे हैं ये सभी पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इनमें सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और इसमें सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यानी हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद वह वस्तुएं या तो धनावेशित होते या तो, जबकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही इनका नामकरण किया, बताया कि आवेश एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। जबकि वैद्युत का नाम थॉमस ब्राउन ने दिया था 1646 ईस्वी में। तो थॉमस ब्राउन के माने उसके पहले 600 ईसा पूर्व में थेल्स ने बताया था कि अंबर नामक पदार्थ को जब हालेन से, यानी उन पदार्थ से रगड़ा जाता है, उन्हें कपड़े से, तो आवेशित हो जाती है। रानी एलिजाबेथ के चिकित्सक डॉक्टर गिलबर्ट्स
रानी एलिजाबेथ के चिकित्सक डॉक्टर गिलबर्ट ने भी 1600 ईस्वी में यह बता दिया कि अंबर को अतिरिक्त अवनुष के अतिरिक्त अन्य पदार्थ, लाख, चमड़ा, अन्य पदार्थों को भी रगड़ने पर यह छोटे छोटे कणों को आकर्षित करते हैं। लेकिन 1646 ईस्वी में थॉमस ब्राउन ने घर्षण कारण जो वस्तुएं आवेशित हो रही है इसका नाम वैद्युत रखा, यानी इसे वैद्युतिकी विज्ञान कहा और आवेशित होने की घटना को वैद्युत कहा। जबकि आवेश दो प्रकार के तो हैं, धनायन और ऋणायन, इसका नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अब बात आती है कि इस कंडीशन में वस्तुएं का आवेशित होने की घटना यानी घर्षण के कारण, लेकिन वस्तुएं केवल घर्षण के कारण ही आवेशित नहीं होती है। अगर किसी वस्तु को किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो भी आवेशित हो जाती है, या जब किसी वस्तु में धारा प्रवाहित किया जाए तो भी आवेशित होगी। तो जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें आवेशन होने की घटना चालन विधि द्वारा, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो आवेशित होने की घटना प्रेरण द्वारा, और जब किसी वस्तु को रगड़ेंगे तो आवेशित होने की घटना घर्षण द्वारा। यानी कोई वस्तु आवेशित होती है 3 नियमों से, 3 विधियों से, 3 कारक को बोल सकते हैं, यानी घर्षण के कारण, प्रेरण के कारण और चालन के कारण वस्तुएं आवेशित होती है। लेकिन हमारे इस चैप्टर में पढ़ना है शब्द है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 1830 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया, जबकि उसी समय जोसेफ हेनरी ने अमेरिका के वैज्ञानिक था, उसने भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया कि जब किसी, इन दोनों ने बताया कि जब किसी कुंडलियों के किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और जब किसी कुंडलियों में फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होती है। तो इस कंडीशन में उन्होंने बताया, यानी माइकल फैराडे 1830 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत दिया था। जोसेफ हेनरी ने भी इसके बारे में पुष्टि की थी, अमेरिका के वैज्ञानिक, और ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक। इस कंडीशन में हमने बताया कि पहले बात करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो आप शब्द से देखिए, कहने का तात्पर्य है कि हमने बताया कि किसी वस्तु का आवेशित होने की घटना 3 प्रकार से हो सकती है, घर्षण के माध्यम से और चालन के माध्यम से और प्रेरण के माध्यम से। तो जो प्रेरण के माध्यम से घटना हो रही है उसे विद्युत प्रेरण कहते हैं। यानी हमने बताया था कि किसी भी वस्तु को विद्युत प्रेरण की बात आ रही है। जैसे आप देखे होंगे चुंबक के पास यदि लोहे को रख दिया जाए आसपास या चिपका कर, तो उस लोहे में कुछ चुंबकत्व का गुण आ जाता है। इसी तरह से किसी वस्तु को किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो वह आवेशित हो जाती है। जब किसी वस्तु को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो वह आवेशित हो जाती है। इस घटना को
विद्युत प्रेरण कहते हैं, यानी आवेशित होने की घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। यानी आप डिफिनीशन एक ही भाषा में देंगे, विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं। तो जब किसी वस्तु को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह आवेशित हो जाता है, इस आवेशित होने की घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। या सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि किसी वस्तु को आवेशित होने की घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। किसी वस्तु को आवेशित होने की घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। अब आती है चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण जो आपको पीछे पढ़ाया गया है, ये दोनों टॉपिक। चुंबकीय प्रेरण का शब्द लग रहा है, आप लोग यही गलती करते हैं कि जब हम पूछते हैं कि वैद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, तो आप कोई भी टॉपिक पूछते हैं तो आप लोग उसमें सोचने लगते हैं, आप रटने लगते हैं। आप अंदर कुछ तरीके को रखिए ना। ऐसे लगा था चुंबकीय प्रेरण, शब्दों को तो कुछ इस्तेमाल करिए। चुंबकीय प्रेरण का मतलब कि चुंबकीय प्रेरित करेगा, चुंबक प्रेरित करेगा तभी चुंबकीय प्रेरण घटना होगी। आखिर चुंबकीय प्रेरित कब कर सकता है? यहाँ पर वैद्युत प्रेरण करेगा तभी वैद्युत प्रेरण होगी। यानी जब किसी चुंबक को, अरे किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह चुंबकित हो जाता है। जब किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह चुंबकित हो जाता है। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कोई दिक्कत है? यानी जब किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह चुंबकित हो जाता है। चुंबकित होने की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? अब आइए हम चलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। देखिए, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आप 10वीं में भी पढ़े होंगे कि ये नॉर्थ पोल है, इसमें एक कुंडली है, आयताकार कुंडली हो सकती है, बेलनाकार कुंडली हो सकती है, कुछ भी कोई भी कुंडली हो सकती है। ये अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र है। इसमें धारा दक्षिणावर्त बह रहा है। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये बड़े बड़े दो क्षेत्र चुंबक है, जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही है। ये चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही है। कुंडली ऐसे घूम रही है ना? ऐसे क्यों घूमेगी? जैसे ये कुंडली है, धारा ऐसे बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है। और हम बताए थे कि किसी धारावाही लूप पर यदि बल की दिशा ज्ञात करनी है तो ये हाथ कौन है? बाएं हाथ है। और नियम फ्लेमिंग ने दिया था, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि बाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियों के इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, और यदि धारा ऐसे फ्लो हो रही है, ये बताइए चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, तो सिंपल बात है कि ये जो धारा की दिशा है FBI, धारा नीचे से ऊपर जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो धारा नीचे से ऊपर, तो ये बल इधर लगा रहा है और यहाँ पर धारा नीचे है और चुंबकीय क्षेत्र उधर है, ये बल इधर लगा रहा है, यानी ये बल इधर लगा रहा है और ये बल इधर लगा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि एक बल इधर लगा रहा है, एक बल इधर, और धारा कैसे बह रही थी? ऐसे, यानी धारा ऐसे बह रही है। और कुंडली कैसे नाच रही है? अरे ऐसे,
और धारा कैसे बह रही है? ऐसे। धारा जो ऐसे चल रही है और घूम ऐसे रहा है कुंडली, कोई समस्या है? तो कुंडली ऐसे घूम रही है और धारावाही सिस्टम बताया गया है। तो जब ये बताया गया है कि जैसे मान लें कि यदि कुंडली यहां पर ऐसे हो, इस समय कुंडली का जो कंडीशन आती है, इस समय कुंडली का जो तल है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है कि नहीं? इस समय कुंडली का तल क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो इस समय सबसे ज्यादा चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगी, ये पूरे चुंबकीय बल रेखाओं की ज्यादा काटेगी, है ना? और इस समय कुंडली यहाँ पर ऐसे होगी तो चुंबकीय बल कम काटेगी। तो कहने का मतलब है कि ये बार बार अधिक कम होता जाएगा। ये कंडीशन घूमने के कारण इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो बहुत कम, माने हमेशा बदल रही है। और आपने पढ़ा होगा जिस तरह से वैद्युत फ्लक्स आपने पढ़ा था कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आपने वैद्युत फ्लक्स में यही पढ़ा था कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक उसी प्रकार आप चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और ये जो चुंबकीय फ्लक्स है, जितनी परिवर्तन होगी, और जब भी फ्लक्स परिवर्तन होगा तो उसमें एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाएगी। यह माइकल फैराडे ने 1830 ईस्वी में इसके बारे में बताया था कि जब फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत बल बढ़ती है। जब फ्लक्स परिवर्तन उत्पन्न होता है, माने जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है। और यदि कुंडली ढकी हो तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने बताया कि जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं तो फ्लक्स परिवर्तन होता है, और जब फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। और जब कुंडली ढकी हो, माने चारों तरफ से कुंडली बंद हो, तो उसमें एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी जब भी फ्लक्स परिवर्तन होगा तब विद्युत वाहक बल पैदा होगा, लेकिन धारा पैदा नहीं होगी। धारा तभी पैदा होगी जब ये पूरी कुंडली बंद हो, किसी बंद परिपथ में हो। तो यानी जब कुंडली बंद सर्किट में हो तो उस कंडीशन में धारा उत्पन्न होगी, और यदि कुंडली बंद ना हो तो प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होगा, लेकिन धारा उत्पन्न नहीं होगा। इस कंडीशन पे यानी माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह बताया। इसके बारे में समझे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं। जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन होता है, फ्लक्स यानी फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। और यदि एक कुंडली पूरे बंद सर्किट में हो तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फिर सुन लीजिए, जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाती है। यदि पूरी परिपथ ढकी हो
तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ये भी नियम बताए थे माइकल फैराडे ने कि ध्यान दीजिएगा, जब किसी कुंडली में देखिए ये दो फैराडे ने दो नियम दिए थे। प्रथम नियम था कि जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल, प्रेरित विद्युतवाहक बल, उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल उसके फ्लक्स परिवर्तन के दर के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होता है। उसने बताया फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से प्रथम नियम क्या दिया था। उन्होंने फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का पहला नियम दिया था कि जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है, जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल, उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल अथवा प्रेरित धारा उसके फ्लक्स परिवर्तन के दर के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होता है। फिर सुन लीजिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से पहला नियम, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो n लगा सकते हैं, जिन्हें n इंटू डेल फाई को हम फ्लक्स ग्रंथिकाएं भी कहते हैं। फ्लक्स ग्रंथिकाएं भी बोल सकते हैं, इसको मानक लिया गया है फ्लक्स ग्रंथिकाएं। फिर सुन लीजिए, जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन होने कारण उसमें एक प्रेरित विद्युतवाहक बल पैदा होती है। यदि कुंडली ढकी हो तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर दो नियम दिए गए। पहला नियम है, जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है, जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल, उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल उसके फ्लक्स परिवर्तन के दर के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होता है। उसके फ्लक्स परिवर्तन के दर के ऋणात्मक चिन्ह के, ये फैराडे का प्रथम नियम था। दूसरा नियम यह बताया था, इसे ऋण चिन्ह यह बताता है कि यह उसी कारक का विरोध करता है, यानी विद्युतवाहक बल अथवा धारा सदैव उसी दिशा को विरोध करता है या उसी कारक का विरोध करता है जिससे स्वयं उत्पन्न होता है। जैसे इसके बारे में लेंज ने भी दे दिया, बताया था कि जब किसी कुंडली में जो फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण जो प्रेरित विद्युतवाहक बल अथवा प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, यह सदैव उसी दिशा के विरोध करते हैं, सदैव उसी दिशा में होती है जिससे ये उत्पन्न होती है। अरे सदैव उसी दिशा का विरोध करते हैं जिससे ये उत्पन्न होती है। अर्थात उन्हें बताया, फिर सुन लीजिए, फैराडे और लेंज ने दोनों ने बताया था, दोनों दूसरा नियम इसका और वो नियम दिया था। कहा था कि जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल अथवा प्रेरित धारा, उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव उसी कारक का विरोध करती है जिससे स्वयं ये उत्पन्न होती है, जिससे स्वयं, जैसे ये क्या प्रॉब्लम है कि स्वयं, यानी ऋण चिन्ह यह बताता है कि जिससे उत्पन्न और इसी का विरोध करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी परिपथ में धारा के मान बढ़ाते हैं
जब किसी परिपथ में धारा का मान बढ़ाएंगे तो इसमें एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि धारा का मान बढ़ाएंगे तो फ्लक्स परिवर्तन होगा। अब फ्लक्स परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और जैसे धारा उत्पन्न होगी माने धारा बढ़ाएंगे तो फ्लक्स परिवर्तन होगा। जब फ्लक्स परिवर्तन होगा तो इसमें जो अलग से जो धारा पैदा होगी, अतिरिक्त धारा पैदा होगी, इसके ठीक विपरीत बहेगी। जो मुख्य धारा है, जो मुख्य धारा बह रही है, इसके ठीक क्या करेगी, ये विपरीत बहेगी। तो यदि हम कह सकते हैं कि अगर यदि हम 12 एम्पियर की धारा पहले से तार में बह रही थी और इसको 12 के जगह पे हमने 16 किया, 16 एम्पियर, इसको बढ़ाकर कितना किया, हम 12 एम्पियर से 16 एम्पियर बढ़ाकर करना चाहा, लेकिन इसमें जो धारा 1 एम्पियर यदि पैदा हो रही है, इस धारा में परिवर्तन के कारण जो 1 एम्पियर जो धारा पैदा हो रही है, वह जो धारा है क्या कर रही है, इसके विपरीत बह रही है। मुख्य धारा इधर बह रही है, यह क्या कर रही है, 1 एम्पियर धारा इधर बहेगी। तो हम धारा को 12 से बढ़ाकर 16 करना चाहेंगे, तो यह धारा जो पैदा हो रही है उसे 1 घटा देगी, यानी 15 एम्पियर ही धारा उसे मिलेगा। नहीं सुन पा रहे हैं? यानी इसमें प्रेरण के कारण जो धारा पैदा हो रही है, कब, जब धारा के मान बढ़ा रहे हैं, जब धारा के मान बढ़ाएंगे तो इसमें जो अतिरिक्त धारा पैदा हो रही है, प्रेरित धारा, वो मुख्य धारा के विपरीत बढ़ रही है। हम बढ़ाकर 12 से 16 करना चाहते हैं, तो इसमें जो धारा 1 एम्पियर पैदा हो रही है प्रेरण के कारण, यानी फ्लक्स परिवर्तन के कारण, वह इसके विपरीत बहेगी। यानी हम 12 से 16 करना चाहेंगे, 16 बढ़ा रहे हैं तो ये 1 घटा दे रही है, यानी 15 ही उसे मिलेगा वहां पर। तो दिक्कत है। अब बात आती है कि यदि हम धारा का मान घटा रहे हैं, धारा के मान क्या कर रहे हैं, पहले से 12 एम्पियर धारा यहाँ पर मिल रहा था, और इसको धारा को कम करके मान लीजिए कि हम 6 एम्पियर करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, धारा किधर बह रही है, इधर जा रही है। सर्किट यहाँ है, परिपथ यहाँ है ना, कोई लगा है, तो धारा इसको हम यहाँ भेज रहे हैं, धारा भेज रहे हैं 12 एम्पियर, और इसको हम करना चाहते हैं 6 एम्पियर या 7 एम्पियर 8 में, धारा को घटाना चाहते हैं। तो जब धारा को घटाना चाहते हैं तो घटाने के कारण, धारा को घटाने के कारण इसमें एक अतिरिक्त धारा पैदा हो जाएगी, एक अतिरिक्त प्रेरित धारा पैदा हो जाएगी। वह धारा इसके दिशा में ना, देखिए ये हम घटाना चाहते हैं तो ये दिशा उसी दिशा में बहेगी जिस धारा में हम धारा को क्या कर रहे थे, घटाना चाहते हैं। तो जो धारा पहले से बह रही थी उसी दिशा में धारा बहेगी। याद रखिए, जब धारा का मान घटाएंगे तो हम 12 से 6 एम्पियर करना चाहते हैं, लेकिन इसमें जो प्रेरित धारा पैदा हो रही है, मान लें कि 1 एम्पियर धारा पैदा हो रही है, इसको 7 कर देगी, क्योंकि इसी दिशा में धारा बहेगी। ध्यान देना, जब हम धारा का मान बढ़ाते हैं किसी परिपथ में, तो उसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत बहती है। जब हम किसी परिपथ में धारा का मान बढ़ाते हैं तो उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा मुख्य धारा के, माने जो पहले से धारा बह रही थी, मुख्य धारा के विपरीत बहती है। और जब धारा के मान घटाते हैं तो उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा मुख्य धारा के दिशा में बह रही है। यानी विरोध कर रही है कि नहीं कर रही है। हम घटाकर कम करना चाहते हैं, लेकिन उसमें जो धारा पैदा होकर उसी दिशा में बहकर और बढ़ाना चाहते हैं। यानी हम फ्लक्स परिवर्तन, देखिए धारा घटा बढ़ा रहे हैं जिससे फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, तो घटाने के कारण जो फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण उसे धारा घटनी चाहिए, तो उसमें जो धारा पैदा हो रहा है और उसे बढ़ा रहा है। उल्टा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
यानी जिससे पैदा उसी का विरोध कर रहा है। घटाने के कारण धारा पैदा हो रहा है, प्रेरित धारा, और वो उसको बढ़ा रहा है, या बढ़ाने के कारण जो प्रेरित धारा पैदा हो रही है उसको घटा रहा है। प्रॉब्लम है। यह लेंज और फैराडे ने दूसरा नियम दिया था, बताया था कि जब किसी कुंडली में देखिए फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव उसी कारक का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। सदैव उसी कारक का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। अर्थात लेंज के नियमानुसार उन्होंने बताया कि जब किसी परिपथ में धारा का मान बढ़ाते हैं तो उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहती है, और जब धारा के मान घटाते हैं तो उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा मुख्य धारा के माने घटाते हैं तो उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा के दिशा में बहती है ना, मुख्य धारा की दिशा में बहती है। ये रहा आपका फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब इसमें इसे स्वप्रेरण का नाम सुने होंगे। स्वप्रेरण की घटना क्या है? तो स्वप्रेरण उसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरण के कारण उसमें उसी कुंडली में एक अतिरिक्त धारा पैदा हो जाती है, एक अतिरिक्त प्रेरित धारा पैदा हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण यानी जब किसी परिपथ में या किसी कुंडली में माने फ्लक्स परिवर्तन की जाती है तो फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युतवाहक बल अथवा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब जो स्वप्रेरण को जैसे कंडीशन आती है कि आगे चल के पढ़ेंगे इसमें, तथा इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, तथा इस देखिए इसे स्वप्रेरण कहते हैं तथा इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर सुन लीजिए एक बार। जब किसी परिपथ में या किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन किया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन किया जाता है, तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युतवाहक बल अथवा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे ही स्वप्रेरण कहते हैं। इसे ही तथा इस घटना को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अब देखिए माने प्रेरण गुणांक क्या होता है। जैसे मान लें कि होता क्या है कि किसी भी कुंडली में यदि आप फ्लक्स परिवर्तन कर रहे हैं n × del phi, यदि किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है तो यानी किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है तो जो इसे फ्लक्स ग्रंथिकाएं होती है उस कुंडली में प्रवाहित धारा क्या अनुक्रमान हो। जब किसी भी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो हम बोल सकते हैं कि उसमें फ्लक्स परिवर्तन उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमान हो। और जब अनुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? एक नियतांक लगाते हैं जहां L बराबर लिख सकते हैं, यानी n × del phi अपन में I। दिक्कत है? इस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं हम? यानी L को बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक। L को बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक, या इसे प्रेरकत्व कहते हैं। जैसे प्रेरकत्व, जैसे R को प्रतिरोध कहते हैं उस तरह से प्रेरकत्व कहते हैं इसको, और C को धारता कहते हैं ना,
तो इसके जस्ट अगले चैप्टर में पढ़ेंगे LCR परिपथ, LR परिपथ, CR परिपथ, LC परिपथ। इस तरह से परिपथ पढ़ेंगे आप, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा आता है बोर्ड में, और सारी घटना इसी के आधार पर पढ़ेंगे। तो अब देखिए, अब आता है चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स यानी आवाज बंद करो यार। चुंबकीय फ्लक्स बोल सकते हैं कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत चुंबकीय बल रेखाओं को, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स का होता है, जैसे मान ले कि ये एक, इसका क्षेत्रफल A है और इससे चुंबकीय फ्लक्स डेल फाई गुजर रही है। हल करो, मानिए कि इस पर चुंबकीय बल रेखा है B गुजर रही है, चुंबकीय बल रेखा है B है, तो इसमें B है और इसका एरिया, तो चुंबकीय बल रेखाएं एरिया पर डिपेंड करती है। एरिया बहुत ज्यादा होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा गुजरेगी, एरिया कम होगा तो चुंबकीय बल रेखा है। और आपने क्या बोला कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। अगर E लगा देंगे तो वैद्युत फ्लक्स और B लगा देंगे तो चुंबकीय फ्लक्स, यानी फाई B इक्वल टू वेक्टर A इंटू वेक्टर B। ये जो वेक्टर है क्षेत्रफल, हमेशा क्षेत्रफल, यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा सदिश होती है ना। क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत क्या होती है, बाहर की ओर। और चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है, और आपने पढ़ा होगा दो सदिशों का अदिश गुणनफल, इसको डॉट को अदिश गुणनफल बोलते हैं ना, अदिश गुणनफल, और क्रॉस को सदिश गुणनफल बोलते हैं। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल है ना, दो सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच बने कोण के कोजिया, है ना, ज्या नहीं साइन को ज्या बोलते हैं ना, आकाश को कोजिया, तो उनके बीच बने कोण के कोजिया के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपका चुंबकीय फ्लक्स रहा, तो दिक्कत है। और चुंबकीय फ्लक्स के यदि मात्रक निकालना चाहते हैं तो देखिए B का मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर, और इसका क्या बोलते हैं, यानी एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर न्यूटन मीटर अपन में एम्पियर, तो दिक्कत है। या इसको क्या बोलते हैं, यानी B को टेस्ला भी बोलते हैं ना, टेस्ला मीटर स्क्वायर नहीं, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर, या इसको वेबर भी बोलते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसका होता है B का ना, चुंबकीय फ्लक्स का ओनली वेबर होता है, तो दिक्कत है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, कोई दिक्कत आ रहा सुनने। तो इस कंडीशन में चलिए आपको लिखवा दें, कितने पढ़ाएं।